हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिक्र करेंगे स्प्लाइसिंग का। पिछले लेक्चर में हमने एमआरएनए प्रोसेसिंग में 5' कैपिंग और 3' पॉली एडिनाइजेशन को पढ़ लिया था। अब हम इस सीरीज में तीसरी यानी कि एमआरएनए की प्रोसेसिंग में 3 क्रियाएं होती हैं: 5' कैपिंग, 3' पॉली एडिनाइजेशन एंड थर्ड स्प्लाइसिंग। तो 2 क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस ऑफ द एमआरएनए प्रोसेसिंग। दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग तो स्प्लाइसिंग में जो हमारा एमआरएनए बनता है, दिस इज एमआरएनए। आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 3' सिरे पर इसमें लगभग 100 से 200 की संख्या में एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है और इसके जो 5' सिरा है इस पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन यहाँ जुड़ जाता है। तो दिस इज 5' और इसके बीच में यहाँ 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 ये इस तरह से यहाँ इसके बीच बीच में आपको दिखाई देंगे कि कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जिनको हम एक्सॉन कहते हैं और कुछ ऐसी सीक्वेंस जिनको हम इंट्रॉन कहते हैं। तो एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन और इसमें आगे एक एक्सॉन, इस तरह से। तो एक्सॉन जो है वो ऐसी श्रृंखला होते हैं एक्सॉन जो ये प्रोटीन कोडिंग होते हैं, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। अगर हम इंट्रॉन को कहें, इंट्रॉन तो इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं। अब इन नॉन कोडिंग स्प्लाइसिंग के अंदर इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को बाहर कर दिया जाता है और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने वाली बात यह है, अगर मान लो इसी कंडीशन में, सपोज इसी कंडीशन में अगर प्रोटीन का निर्माण होता है तो जो प्रोटीन बनेगी वो कंटिन्यूस प्रोटीन नहीं बनेगी। वो प्रोटीन यहाँ पर टुकड़ों में बनेगी कि यहाँ पर बन गई, यहाँ नहीं बनी, यहाँ बन गई, यहाँ नहीं बनी, यहाँ बन गई। तो इस प्रकार की प्रोटीन कभी भी एक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए सेल के अंदर ये एक मशीनरी पाई जाती है। इस मशीनरी के द्वारा जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, इंट्राजेनिक सीक्वेंसेस, कई नाम हैं इनके, इनको हम निकाल देते हैं और जो कोडिंग सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन को कोड करती है उन सीक्वेंसेस को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इस जगह पर हम यही पढ़ेंगे आज कि किस प्रकार से इंट्रॉन को हटाया जाएगा और एक्सॉन को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इसमें पढ़ेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रॉन क्या होते हैं। इंट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है कि इंट्रॉन आखिर है क्या, स्प्लाइसिंग को पढ़ने से पहले। तो एक सॉल्ट में जानते हुए इंट्रॉन क्या है। देखो, इंट्रॉन्स जो है ये नॉन कोडिंग इंट्राजेनिक या इंटरवेंशन सीक्वेंसेस हैं। सबसे पहले इनकी खोज किसने की थी भाई?
सबसे पहले इनकी खोज शार्प एंड रॉबर्ट, तो वैज्ञानिक हैं, एक है शार्प एक है रॉबर्ट। इन दोनों वैज्ञानिक ने एडिनो वायरस के अंदर, एडिनो वायरस में इंट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने एडिनो वायरस में इंट्रॉन की खोज की। इंट्रॉन किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। इनको जो मेन अपना ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें हटा दिया जाता है। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो भाई सबसे ज्यादा जो इंट्रॉन्स हैं वो टाइटिन को बनाने वाली जीन, टाइटिन जीन को हम इंट्रॉन चैंपियन जीन के नाम से जानते हैं। यानी इसमें सबसे अधिक मात्रा में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। और एक ऐसी प्रोटीन भी है हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन को जो जीन बनाती है उसमें इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं। ये दो चीजें भी हमको यहाँ पर जानना जरूरी है कि किसमें सबसे ज्यादा इंट्रॉन पाए जाते हैं और किसके अंदर सबसे कम इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इंट्रॉन्स के टाइप अगर हम देखें, इंट्रॉन्स के टाइप अगर हम देखें कि कितने प्रकार का होता है, तो ये बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स, 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स। पहले नंबर 1 पर नंबर 1 पर है इंट्रॉन्स न्यूक्लियर जेनेटिक, न्यूक्लियर प्रोटीन कोडिंग इंट्रॉन्स, या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको कोड करने वाले इंट्रॉन। इंट्रॉन्स इन न्यूक्लियर एनकोडिंग and nuclear protein coding is coding genes spliced by spliceosome. Spliced by spliceosome. Second is introns present in tRNA, यानी कि न्यूक्लियर एंड आर्कियल, न्यूक्लियर एंड आर्कियल tRNA genes, tRNA genes, nuclear and archaeal tRNA genes removed by proteins, different types of proteins removed by proteins. Number 3 is group first is intron. Group first introns are removed by self splicing. ठीक है, ये सेल्फ स्प्लाइस्ड ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन्स हैं। ये आरएनए प्रोटीन्स या ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन्स रिमूव्ड बाय आरएनए कैटेलाइसिस, आरएनए कैटेलाइसिस।
RNA catalysis। नंबर 4 इज, ये भी सेल्फ स्प्लाइस्ड है और ये भी सेल्फ स्प्लाइस्ड ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स सेल्फ स्प्लाइस्ड ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स removed by RNA catalysis। RNA catalysis। तो ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड और टाइप होता है, वो भी ऐसा ही है। ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब सेल्फ स्प्लाइस्ड इंट्रॉन्स हैं। बाकी पहले और दूसरे तो हम जो जिक्र करेंगे वही ज्यादातर इसका करते हैं। तो लगभग सभी जैसे जो हमारा mRNA होता है, हमारे मोस्टली वही काम का है, क्योंकि हमको mRNA से प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए स्प्लाइसिंग जरूरी है, तो इसलिए हम स्प्लाइसियोसोम का सहारा लेते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड इंट्रॉन्स आर फाउंड इन जीन्स एन्कोडिंग tRNA, mRNA एंड rRNA। तो ये तीनों उन्हीं के अंदर पाए थे, लेकिन ये RNA कैटालाइसिस के द्वारा अपने आप ही रिमूव हो जाते, तो सेल्फ स्प्लाइस्ड हैं। अब इंट्रॉन की संरचना क्या होती है, ये हमने टाइप्स देख ली। अब हम देखते हैं इंट्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो देखो यहां एक एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन ई, एक्सॉन 1। उसके बाद जब इंट्रॉन स्टार्ट होता है तो इंट्रॉन के स्टार्टिंग में यहां होता है GU, उसके बाद बीच में एक होता है A, और इस जगह पर A के बाद यहां पिरीमिडीन 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 इस तरह से स्ट्रेच होती है, और उसके बाद सबसे लास्ट में इस जगह पर होता है EG, और देन होता है सेकंड एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन 2। एक्सॉन 2। तो ये RNA एक इंट्रॉन की, हमारा जो इंट्रॉन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इनकी GU से स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें तो इस जगह पर इंट्रॉन की 5' साइड है और इस जगह पर इंट्रॉन की 3' साइड है, क्योंकि mRNA हमारा इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम ट्रांसक्रिप्ट या एनकोड हुआ है। तो एक इंट्रॉन में 4 चीजें हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर हम इस तरह से जाते हैं, मतलब इस साइड से चलते हैं 3 साइड से, तो दिस इज 3 साइड या 3 प्राइम स्प्लाइस साइड, यानी कि जो ये कटेगा वो यहीं से कटेगा। तो स्प्लाइस का मतलब ही काटना होता है, स्प्लाइसिंग काटना। तो स्प्लिट जीन ऐसी जीन जिनके अंदर स्प्लाइसिंग हो सकती है, स्प्लिट जीन्स कहलाते हैं। और ये स्प्लाइस जीन या जो ये इंट्रॉन्स हैं, ये वायरस से लेकर के बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सब के अंदर पाए जा सकते हैं। मानव में जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं उनमें बैक्टीरिया को और आर्किया को छोड़ करके, आर्की बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सब के अंदर इनकी वायरस भी हो सकते हैं, और छोटे मोटे जितने भी जीव हैं केवल बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया को छोड़ करके सब के अंदर इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द 3' स्प्लाइस साइट, दिस इज पॉलीपिरीमिडीन, मतलब बहुत सारे पिरीमिडीन है, तो जिसको हम कहते हैं
पॉलीपिरीमिडीन साइट। अब ए है तो ए को हम कहते हैं ब्रांच पॉइंट, दिस इज ब्रांच पॉइंट। जीयू को हम लिखेंगे 5' स्प्लाइस साइट, 5' स्प्लाइस साइट। तो चार चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी किसी इंट्रॉन के अंदर। एक तो होता है 3' से चलेंगे हम तो 3' स्प्लाइस साइट। अगर हम उससे थोड़ा और आगे आएंगे तो वहां पर पिरीमिडीन की श्रृंखला होती है, तो दिस इज द पॉलीपिरीमिडीन साइट। ए पर जो है वो ब्रांच पॉइंट है और 5' पर जो जीयू सीक्वेंस है वो 5' स्टार्ट साइट है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ से और यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये जो सीक्वेंस है, ये हटना है। देखो इंट्रॉन्स ज्यादा बड़े होते हैं, एक्सॉन्स छोटे होते हैं, लेकिन जब एमआरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंस नहीं कर पाता है कि कौन सा एक्सॉन है और कौन सा इंट्रॉन है। वो सबका ट्रांसक्रिप्शन बराबर से करता है, सबका ट्रांसक्रिप्शन बराबर से करता है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है उसके बाद फिर जब ट्रांसलेशन होता है तो फिर इनको बाहर निकाला जाता है। तो यहां से और यहां तक ये बड़ी सीक्वेंस है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसमें स्प्लाइसिंग जो स्प्लिट जीन्स है उनकी संख्या ज्यादा होती है या उनकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्प्लाइसिंग की जाती है। आखिर ये जो स्प्लाइसिंग है इसमें कौन कौन सी मशीनरी काम में आती है। तो मौसम ऐसे चल रहा है, अभी गला खराब है, तो स्प्लाइसिंग के लिए मोस्टली जो मशीनरी है काम में आती है वो स्प्लाइसियोसोम्स होते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स होते हैं। ये एक्चुअली SNRNP हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये है SNRNP। ये कौन कौन से हैं? ये U1 है, U2 है, U4 है, U5 है, U6 है, 5 तो ये है। उसके बाद एक है SF1, ये कारक है जो यहाँ पर काम में आएंगे। एक SF1 है, एक U2AF1, एक U2AF2। ये कुछ कारक हैं जो स्प्लाइसिंग में हमारे काम में आते हैं। तो हम दोबारा से अब देखते हैं ये कारक किस प्रकार से यहाँ काम में आएंगे। तो भाई ये है अपना दोबारा से वही एक्सॉन 1 यहाँ पर था GU, दिस इज ब्रांच पॉइंट A। उसके बाद पिरीमिडीन यहां से यहां तक, उसके बाद AG और देन एक्सॉन 2। देखो ज्यादातर जो 99% जो इंट्रॉन्स हैं, 99% इंट्रॉन्स इसी विधि से निकाले जाते हैं। इसे हम GU-AG रूल भी कहते हैं, GU-AG रूल, क्योंकि यहाँ पर GU है 5' पर और 3' पर इस वक्त AG होता है, तो जिससे GU-AG रूल। ठीक है, 99%। और इसके अंदर इसको हम कहते हैं लैरिएट फॉर्म,
या लैरिएट फॉर्मेशन। तो ये लैरिएट टाइप मेथड है, इसमें जो इंट्रॉन है वो लैरिएट के रूप में बाहर निकलता है। तो अब इसमें देखें भाई किस किस प्रकार से जो हमारे फैक्टर्स हैं ये काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले AG 3' पर AG को कौन पहचानेगा? प्रीमिडीन जो ट्रैक है या प्रीमिडीन जो ट्रैक्ट या जो सीक्वेंस है इसे कौन पहचानेगा, और A को कौन पहचानेगा, GU को कौन पहचानेगा, ये सब यहाँ पर देखेंगे भी। तो AG जो है इस जगह पर AG पर सबसे पहले आगे जुड़ता है U2AF1। U2 यानी कि 3' पर जो AG सीक्वेंस है उसे पहचानेगा U2AF1। जो पिरिमिडीन ट्रैक्ट है इस पिरिमिडीन ट्रैक्ट को पहचानता है और जो यहाँ पर जुड़ता है वो है U2AF2। जो A सीक्वेंस है इस A सीक्वेंस से आगे जुड़ता है SF1 और जो अपना बचा ये GU इस GU से आगे जुड़ता है U1। तो इस प्रकार से सबसे पहले U1 SF1, उसके बाद U1 SF1 एंड U2AF2 U2AF1, ये इस तरह से इनको पहचान लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में अगर हम देखें तो इसमें कई कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब U2 नेक्स्ट डायग्राम में U2 आएगा, पहले U1 आया है उसके बाद U2 आएगा। तो U2 जो है वो SF1 को रिमूव करेगा। तो देखो U2 जब आता है इस तरह से तो इधर से U2 आएगा, U2 इस तरह से, और निकालेगा किसको, SF1 को, और रिलीज कर देगा। तो SF1 को यहाँ से हटा देगा और खुद आके जुड़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में ATP का यूज होता है, ATP। ठीक है, तो ये जो अपना अगला डायग्राम इस तरह बन जाएगा, एक्सॉन 1, ये एक्सॉन, GU A पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन, AG और एक्सॉन 2 इस तरह से। तो यहां जो जुड़ा हुआ है U1, ये U1, यहां पर जो SF1 था अब इसके स्थान पर U2 आ जाता है। दिस इज U2, यहां पर था U2AF2 और इस जगह पर था U2AF1। इस तरह से। तो ये SF1 को हटा दिया और SF1 के स्थान पर U2SN RNA आ जाता है। इसको हम कहते हैं प्री स्प्लाइसियोसोम। दिस इज कंडीशन है ये प्री स्प्लाइसियोसोम, प्री स्प्लाइसियोसोम, ये कंडीशन यहां पर कहलाएगी। तो इतना होने के बाद इसे हम कहते हैं प्री स्प्लाइसियोसोम। उसके बाद बनता है कॉम्प्लेक्स B, प्री कैटालाइटिक। दिस इज कॉम्प्लेक्स A। सिंपली भाषा में इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स A। तो कॉम्प्लेक्स A प्री स्प्लाइसियोसोम, उसके बाद प्री कैटालाइटिक। तो प्री कैटालाइटिक में देखो क्या होता है, प्री कैटालाइटिक में अब यहाँ U4, जो U1 आ चुका है, U2 आ चुका है, SF1 आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब 4 है हमारे पास, 5 है एंड 6 है, ये 3 बचे हैं। अब ये 3 किस प्रकार से आते हैं देखिए। तो इन तीनों के आने का जो क्रम है वो इस प्रकार से है कि U1
जो U1 है यहां तो आता है U5 ऐसे, और जो U6 है वो U2 के साथ जुड़ता है, यहाँ U6। अब बीच में बचे हमारे भाई साहब जिनका नाम है U4, तो U4 इस जगह पर आता है, ये इसी क्रम से आते हैं, ठीक है। U4, U5 एंड U6, तो हम कहेंगे U5, U4 एंड U6। तो U5 जुड़ता है हमेशा GU के साथ, यानी कि U1 पर। U4 जो है वो बीच में रहता है, और U6 जो है वो जुड़ता है U2 के साथ। इसे हम कहते हैं प्री कैटेलाइटिक या कॉम्प्लेक्स बी। दिस इज प्री कैटेलाइटिक और कॉम्प्लेक्स बी। अब एक बी स्टार कॉम्प्लेक्स भी बनता है। अब बी स्टार कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो U5 है ये U1 को रिलीज कर देता है, यानी कि U1 को अब इस स्थान से हटा देगा। तो होगा ये कि जो U1 है वो इस जगह से हटेगा और U5 इसके स्थान पर आ जाता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में एक जोन GU A pyrimidine to pyrimidine AG and exon 2. This is 3' exon। तो यहाँ पर तो जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ ही है, ये सब जुड़ा हुआ है, तो इनको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं भाई U5 U1 को हटाता है, तो अब जो U5 है वो इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा भाई U5 इस जगह पर U2 था, ठीक है, तो U2 वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। तो ये U2 इस तरह से U2, और इस जगह पर आ जाएगा अब U6, और यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है U6, और U4 है जो वहां पर जुड़ा हुआ ही है इस तरह से U2। तो ये संरचना यहाँ पर बन जाएगी, इसको हम कहें। तो U5 अगर देखा जाए तो U5 चला जाता है इंट्रॉन पर, और U6 जो है वो 5' स्प्लाइस साइट पर आ जाता है। अब कैटेलाइटिक रिएक्शन होगी भाई यहाँ पर। तो कैटेलाइटिक रिएक्शन में अगर हम देखें तो U4 तो रिलीज हो जाता है, U4 यहां से हट जाएगा, बचा हमारे पास U5 U6 U2, और ये सब जुड़े हुए हैं UAF2 UAF1, ये सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कैटेलाइटिक रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो U6 एंड U2 ये ट्रांस एक्सट्रीफिकेशन रिएक्शन को यहाँ पर अंजाम देते हैं, और वो ट्रांस एक्सट्रीफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा जरा इधर देखिए कि जैसे ये एक जोन है, ये एक जोन है एक्सोन इस तरह से, और यहां पर है ये GU, और इस जगह पर है A, और यहाँ AG, ये समझिए, और आगे एक्सोन 2। तो A पर होता है एक सेकंड OH, DNA में नहीं होता है, RNA में सेकंड कार्बन पर भी OH ग्रुप होता है, थर्ड कार्बन पर भी होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड OH है ये इसके फॉस्फेट पर अटैक करता है इस तरह से, यानी कि इसका ये अटैक यहाँ पर होता है। तो ये अटैक इस प्रकार से यहाँ करता है ऐसे। तो ये अटैक करने के बाद इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है।
यहां से टूटेगा तो U6 एंड U2 अभी भी इसके साथ U5 सब जुड़े हुए हैं। U5, U6 एंड U2 सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, नीचे लटक जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ये है कि एक्सोन जो ये एक्सोन है, यानी यहीं से कटेगा ये। तो ये एक्सोन ठीक है, तो ये ए है, ठीक, ये AG, ये एक्सोन 2, ठीक। तो इसके नीचे क्या है, GU, और जो अपने यू है ए के साथ जुड़ा हुआ है U2, और इसके साथ जुड़ा हुआ है U6, 5 डे साइड पर था, और इसके साथ जुड़ा हुआ है U5, इस तरह से ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये इस प्रकार से संरचना बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो इस जगह पर है 3' OH और यहां पर है अब इसमें 5' पर फॉस्फेट, 5' फॉस्फेट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन में ये 3' OH ये फिर एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर यहां, और इस बंध को तोड़ देता है। तो इस बंध को तोड़ने के बाद अब ये अपना ये अलग हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ कि जो एक्सोन है, एक्सोन जो है वो एक साथ आ जाते हैं। देखिए एक्सोन ये एक्सोन आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी के पास दूसरा एक्सोन आ जाएगा इस तरह से एक्सोन, और जो अपना ये इंट्रॉन था वो यहाँ निकलता है प्लस। इंट्रॉन कैसे बनेगा, इंट्रॉन AG और ए से क्या जुड़ा हुआ है GU, और ये इस रूप में लेरिएट के रूप में यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है और एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बनता है एक प्री मैच्योर mRNA से या हेट्रोजीनस mRNA से एक वेल या मैच्योर mRNA। तो 99% जो स्प्लाइसिंग की क्रिया है, 99% जो स्प्लाइसिंग की क्रिया है वो इसी प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स जो लेरिएट फॉर्म के जो इंट्रॉन्स होते हैं उन्हें इसी प्रकार से स्प्लाइस आउट किया जाता है। तो एक रिएक्शन जो हमने देखी कि किस प्रकार से लेरिएट फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से इंट्रॉन्स या स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है। तो इस लेक्चर को आप देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपके समझ में तभी आएगा। और नेक्स्ट सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे, इसका एक छोटा टॉपिक है जिसको हम आनुवांशिक कूट कहते हैं। तो ये हम सिलेबस से पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आनुवांशिक कूट, और आनुवांशिक कूट का एक ही वीडियो बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो, हमारे लेक्चर आपको इस तरह मिलते रहेंगे। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। कोई भी अच्छे शिक्षक टीचर आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। इंटेलिजेंट अगर आप बन सकते हैं तो अपने दम से बन सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास तो एक ही वर्ड है, पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, अधिक से अधिक पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।